नमस्कार। आप देख रहे हैं नीति पोस्ट और आपके साथ मैं हूं विपिन तिवारी। महाराष्ट्र की राजनीति में इस सप्ताह उस वक्त जबरदस्त हंगामा खड़ा हो गया जब महाराष्ट्र पुलिस ने केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री यानी एमएसएमई मंत्री नारायण राणे को गिरफ्तार कर लिया। नारायण राणे जन आशीर्वाद यात्रा पर मुंबई एवं कोंकण क्षेत्र के दौरे कर रहे हैं। इसी यात्रा के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ कुछ बयान दे दिया था। उस विवादास्पद बयान के कुछ ही घंटों के अंदर महाराष्ट्र में एक के बाद एक कई एफआईआर दर्ज किए गए और अगले ही दिन महाराष्ट्र पुलिस ने नारायण राणे को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि यह अलग बात है कि शिवसेना के नेता दूसरे बड़े नेताओं एवं दूसरे दलों के बारे में इस तरह की टिप्पणियां लगातार करते रहते हैं। नारायण राणे की गिरफ्तारी के साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति में तल्खी बढ़ना और गरमाना स्वाभाविक है और स्वाभाविक नहीं निश्चित है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह दूसरा मौका है जब किसी राज्य की पुलिस ने किसी केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार किया हो। इससे पहले आज से ठीक 20 साल पहले 30 जून 2001 को तमिलनाडु की पुलिस ने तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मुरासोली मारन एवं टी.आर. बालू को तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि के साथ गिरफ्तार कर लिया था। वह पहला मौका था जब किसी राज्य की पुलिस ने किसी केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार किया हो। नारायण राणे की गिरफ्तारी के साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत लंबे समय तक सहयोगी रहे भारतीय जनता पार्टी एवं शिवसेना के रिश्ते अपने निम्नतम स्तर यानी यूं कहें रसातल में पहुंच गए हैं, जहां से दोनों पार्टियों का एक साथ आना, ऐसे राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है, लेकिन फिर भी जिस स्तर पर दोनों दलों के संबंध पहुंच गए हैं वहां से सामान्य स्थिति में वापस आना बहुत कठिन होगा। अगर आया भी तो भी उसमें समय लगेगा। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर नारायण राणे एवं उद्धव ठाकरे के बीच की इस दुश्मनी का कारण क्या है? ऐसा क्या है कि दोनों एक दूसरे की आंखों में चुभते रहते हैं? आखिर क्यों नारायण राणे का नाम आते ही शिवसेना एवं ठाकरे परिवार का बीपी हाई हो जाता है? आखिर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व नारायण राणे के पीछे अपनी पूरी ताकत क्यों लगाए हुए है? उनके कद को क्यों बढ़ा रहा है? केंद्रीय एमएसएमई मंत्री तथा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री 69 वर्षीय नारायण राणे एक स्ट्रीट फाइटर हैं, यानी कि ये वह नेता हैं जिन्हें सड़क की राजनीति यानी सड़क पर संघर्ष करना, सड़क पर आंदोलन करना, कंधे से कंधा रगड़ना बहुत रास आता है। मराठा नेता नारायण राणे ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत शिवसेना से ही की थी। नारायण राणे ने अपने राजनीतिक जीवन का लगभग 35 साल शिवसेना को दिया। शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे के साथ नारायण राणे ने खूब सड़क पर आंदोलन किया। शिवसेना की हिंसक राजनीति, सड़क पर धरना प्रदर्शन, तोड़फोड़, आक्रामक राजनीति, एक जो शिवसेना जिस आक्रामक राजनीति के लिए जानी जाती है, उस आक्रामक राजनीति का नारायण राणे अगुवा रहे हैं। नारायण राणे राजनीति में अपने आक्रामक अंदाज एवं गाली गलौज तक की भाषा का उपयोग करने के लिए जाने जाते हैं। नारायण राणे शिवसेना प्रमुख, तत्कालीन शिवसेना प्रमुख और यूं कहें कि शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे के नजदीकी
लेफ्टिनेंट में से एक रहे। वह उनके काफी विश्वास पात्र भी रहे। पहली बार 1990 में नारायण राणे शिवसेना की टिकट पर विधायक बने। बाद में जब महाराष्ट्र में भाजपा एवं शिवसेना गठबंधन की सरकार बनी तो उसमें 1999 में नारायण राणे कुछ समय के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बने। हालांकि अगले चुनाव में शिवसेना भाजपा गठबंधन सरकार को पराजय का सामना करना पड़ा, जो कि मामूली अंतर से था। शिवसेना के भीतर भी नारायण राणे एवं उद्धव ठाकरे की कभी बनी नहीं। कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे को नारायण राणे की आक्रामकता पसंद नहीं। वैसे भी शिवसेना में दो गुट हुआ करते थे। एक गुट जिसमें उद्धव ठाकरे, मनोहर जोशी और सुभाष देसाई हुआ करते थे, जबकि दूसरे गुट में शिवसेना के जो आक्रामक अंदाज वाले नेता राज ठाकरे और नारायण राणे थे। नारायण राणे एवं उद्धव ठाकरे में न तो कभी पटी न एक दूसरे को इन लोगों ने पसंद किया। 1999 में जब बाला साहब ठाकरे नारायण राणे को मुख्यमंत्री बना रहे थे, यानी जब उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया, कहा जाता है तब उद्धव ठाकरे ने उस वक्त भी नारायण राणे को मुख्यमंत्री बनाए जाने का विरोध किया था। हालांकि अगले विधानसभा चुनाव में नारायण राणे के नेतृत्व में ही महाराष्ट्र सरकार को मामूली अंतर से पराजय का सामना करना पड़ा। बाद में अपनी लिखी एक किताब में नारायण राणे ने उस पराजय के लिए उद्धव ठाकरे को उत्तरदायी ठहराया था। शिवसेना के इन दोनों गुटों में परस्पर संघर्ष कुछ समय से चलता आ रहा था, लेकिन जब तक बाला साहब ठाकरे पूरे मजबूती के साथ पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे, तब तक इनमें से किसी की नहीं चली। लेकिन 2005 आते आते शिवसेना में उत्तराधिकार की लड़ाई तेज होने लगी थी। उद्धव ठाकरे को शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। यह नारायण राणे को पसंद नहीं था और अपने स्तर पर नारायण राणे ने इसका विरोध करने की भी कोशिश की। यह सब चलते चलते 2005 आया और 2005 तक नारायण राणे एवं शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बीच की तल्खी और अब विश्वास इतना ज्यादा बढ़ गया था कि नारायण राणे को लगा कि अब शिवसेना में उनके लिए रहना संभव नहीं है। इसलिए 2005 में उन्होंने शिवसेना से किनारा कर लिया, यानी शिवसेना को छोड़ दिया। बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया और राज्य सरकार में राजस्व मंत्री यानी रेवेन्यू मिनिस्टर बन गए। कुछ समय बाद नारायण राणे ने कांग्रेस पार्टी को भी छोड़ दिया। उनका आरोप था कि जब वह कांग्रेस में शामिल हुए तब उनसे कांग्रेस नेतृत्व ने यह कहा था कि उन्हें महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने उस वादे को पूरा नहीं किया। कांग्रेस छोड़ने के बाद नारायण राणे ने अपनी अलग पार्टी बनाई। बाद में 2017 में उन्होंने उस पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर दिया और खुद भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। नारायण राणे एवं उद्धव ठाकरे का एक दूसरे के प्रति नापसंद धीरे धीरे नफरत का रूप ले लिया और वह आगे चल करके दुश्मनी के रूप में बदल गया। और आज स्थिति यह है कि दोनों नेता एक दूसरे की देखना भी पसंद नहीं करते और यूं कहें कि एक दूसरे की आंखों में चुभते रहते हैं। नारायण राणे सभी तरह के संसाधनों से युक्त एक बहुत ही मजबूत मराठा नेता हैं, जिन्हें जमीन पर सड़क की एवं संघर्ष की राजनीति खूब रास आती है। मुंबई एवं कोंकण क्षेत्र में नारायण राणे की अच्छी खासी पकड़ भी है तथा कोंकण क्षेत्र में तो वो खासे लोकप्रिय भी है। यही दो क्षेत्र है, मुंबई और कोंकण, जो पारंपरिक रूप से शिवसेना का गढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर हमेशा ही कमजोर रही है तथा मुंबई और कोंकण क्षेत्र में
भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मजबूत नेतृत्व भी नहीं रहा है। नारायण राणे शिवसेना की रग रग से वाकिफ हैं। उन्होंने शिवसेना में 35 साल से ज्यादा समय बिताया है तथा शिवसेना की आक्रामक एवं हिंसक राजनीति का नेतृत्व भी कर चुके हैं। इसलिए शिवसेना की आंदोलन, प्रदर्शन और धमकी वाली राजनीति का नारायण राणे पर कुछ खास असर नहीं होने वाला है। नारायण राणे के पास अपने समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं की एक फौज है जो शिवसेना को उसी की अंदाज में, उसी की भाषा में जवाब दे सकते हैं। 2019 विधानसभा चुनाव के बाद यद्यपि शिवसेना और भाजपा दोनों ने एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद शिवसेना ने जिस तरह से अपना रंग बदला और भारतीय जनता पार्टी को झिटक करके मुख्यमंत्री पद के लिए एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बना ली, उसको भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भूला नहीं है। यद्यपि नारायण राणे 2017 से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, लेकिन शिवसेना के दबाव के चलते भारतीय जनता पार्टी ने राज्य या केंद्र में उनको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं दिया हुआ था, क्योंकि तब भारतीय जनता पार्टी एवं शिवसेना एक साथ महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार चला रहे थे। अब जबकि दोनों पार्टियों का संबंध टूट गया है और संबंधों में बहुत ही तीखापन आ गया है, ऐसे स्थिति में नारायण राणे को भारतीय जनता पार्टी ने आगे किया है। महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान नेतृत्व शिवसेना को उसी की भाषा में जवाब देने में सक्षम नहीं था, यानी वह एक नरम दल के रूप में उसकी पहचान बनी हुई है। उद्धव ठाकरे एवं शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उद्धव ठाकरे ने अफजल खां तक कहा। 2019 में जब दोनों पार्टियों के बीच मुख्यमंत्री के पद को लेकर के विवाद चल रहा था, तब शिवसेना ने अमित शाह को झूठा तक कहा। उद्धव ठाकरे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग किया। इन सब स्थितियों में महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व शिवसेना के खिलाफ कोई भी सख्त बयान देने और अपना आक्रामक चेहरा दिखाने में असफल रहा। ऐसी परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जो शिवसेना को उसी की भाषा में जवाब दे सके, क्योंकि अगर शिवसेना से और विशेष रूप से जब से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की 3 दलों की सरकार आई है, वैसी परिस्थिति में सिर्फ सौम्य चेहरा दिखा करके और मीठी मीठी बातें करके इनसे सामना नहीं किया जा सकता है। यानी शिवसेना और उसके गठबंधन का सामना करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो शिवसेना को शिवसेना की भाषा में सड़क छाप अंदाज में जवाब दे पाए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के पास नारायण राणे से बढ़िया विकल्प कोई नहीं हो सकता। नारायण राणे के बारे में एक कहावत है कि आप उन्हें पावर और लाल बत्ती दे दीजिए और वह कुछ भी करके दिखा देंगे, यानी वो कुछ भी कर सकते हैं। आप उन्हें पावर दीजिए, वह डिलीवर करेंगे। इसी उद्देश्य से उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करके कैबिनेट मंत्री बना करके उनकी ताकत और कद दोनों को बढ़ाया गया है और उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में अपने तेवर दिखाने शुरू भी कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को ऐसा सबक सिखाना चाहती है कि वह उसे भूल ना पाए। 2022 के शुरू में मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी का चुनाव होने वाला है। बीएमसी देश की सबसे अमीर महानगर पालिका है। बीएमसी का बजट देश के कई राज्यों के बजट से ज्यादा होता है। बीएमसी शिवसेना की सबसे बड़ी कमजोरी एवं सबसे बड़ी ताकत भी है।
शिवसेना पिछले 35 साल से ज्यादा समय से बीएमसी पर काबिज है। शिवसेना के लिए बीएमसी का महत्व महाराष्ट्र की राज्य सरकार से ज्यादा है। बीएमसी के वजह से ही शिवसेना कई साल तक महाराष्ट्र की सत्ता से बाहर रहने के बाद भी महाराष्ट्र की राजनीति में पूरी ताकत के साथ जमी हुई है। अब यदि शिवसेना बीएमसी का चुनाव हार जाती है तो उसकी कमर टूट जाएगी। भारतीय जनता पार्टी हर हाल में 2022 बीएमसी चुनाव में शिवसेना को निपटाना चाहती है। इसी उद्देश्य से नारायण राणे को केंद्र में मंत्री बनाया गया है और यह बात शिवसेना को भी बखूबी मालूम है। इसीलिए वह शुरुआत से ही नारायण राणे पर पूरी तरह से आक्रामक हो गई है। जब बीएमसी का 2017 में चुनाव हुआ था तब शिवसेना को 28% वोट मिला था और 84 सीटें हासिल हुई थी। 2017 में यद्यपि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार चला रहे थे, लेकिन दोनों ने बीएमसी का चुनाव अलग अलग लड़ा था और पहली बार 2017 में भारतीय जनता पार्टी बीएमसी में एक ताकत बनकर के उभरी। उसे 27% वोट मिला और 82 सीटें हासिल करने में वह सफल रही। 2017 से पहले बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी कोई ताकत नहीं थी, वह शिवसेना की एक पिछलग्गू पार्टी मात्र थी। अगर हम मुंबई की वोटर डेमोग्राफी की बात करें तो गुजराती, मारवाड़ी, हिंदी भाषी, कन्नड़, तमिल और तेलुगु इनके लगभग 45% वोट हैं। इसमें से अधिकतर वोट शिवसेना के खिलाफ में जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते हैं। उसी तरह से मुंबई में मराठी वोट लगभग 30 से 32% है, लेकिन जो शिवसेना का मूल वोट बैंक है, यानी जो शिवसेना की ताकत है, जो रीढ़ की हड्डी है, वह है गरीब एवं निम्न मध्यम वर्ग का, जो लगभग 20% के आसपास है। जो संपन्न एवं उच्च मध्यम वर्ग का मराठी परिवार है वह शिवसेना को खास पसंद नहीं करता है। मुंबई में मुस्लिम वोट लगभग 20 से 22% है, लेकिन मुस्लिम वोट सामान्यतः कांग्रेस पार्टी को वोट करते हैं। कुछ क्षेत्रों में मुस्लिम वोट में ओवैसी की पार्टी और अबू आजमी की पार्टी भी अपनी हिस्सेदारी और दावेदारी करती है, यानी मुस्लिम वोटों में भी लगभग 3 पार्टियों की दावेदारी है। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी एवं कांग्रेस तीनों मिलकर के सरकार चला रहे हैं। अब यह तीनों मिलकर के बीएमसी का चुनाव लड़ेंगे या अलग अलग, यह तो समय बताएगा। लेकिन अभी वर्तमान परिस्थिति में शिवसेना के सामने समस्या यह है कि वह मुस्लिम वोटों और कांग्रेस वोटों की लालच में कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ती है, तो उसके पास एक खतरा है कि जो उसका हार्डकोर हिंदू वोट है उसमें से कुछ वोट उससे खिसक सकते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी नारायण राणे के जरिए शिवसेना के मूल मराठी वोटों में सेंधमारी करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का अनुमान है कि अगर नारायण राणे शिवसेना के मूल वोट बैंक में 5 से 7% भी सेंधमारी करने में सफल रहे तो शिवसेना का खेल खत्म हो जाएगा। महाराष्ट्र पुलिस ने जिस तरह से नारायण राणे को गिरफ्तार किया, उससे भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान को रफ्तार मिली है। जिस नारायण राणे को महाराष्ट्र की राजनीति में साइडलाइन समझा जाता था, यानी महाराष्ट्र के राजनीतिक विशेषज्ञ यह मान के चल रहे थे कि नारायण राणे हाशिए पर हैं, उनको इस गिरफ्तारी ने महाराष्ट्र की राजनीति के केंद्र बिंदु में ला दिया है। या यूं कहें कि यह नारायण राणे की दोबारा लॉन्चिंग है। नारायण राणे की गिरफ्तारी के बाद से महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यह बयान दिया कि वह व्यक्ति के साथ हैं, लेकिन बयान के साथ नहीं। उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व
पूरी ताकत के साथ नारायण राणे के पीछे खड़ा रहा। यानी अब शिवसेना पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमले की कमान सीधे नारायण राणे के हाथों में होगी। नमस्कार, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा अपनी राय जरूर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक नीति पोस्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, और इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।